हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे कि बेसिक अकाउंटिंग पार्ट 2 के बारे में। लास्ट क्लास में हमने बताया था कि सेल्स क्या होता है, परचेज क्या होता है, प्रोप्राइटर क्या होता है, ट्रांजैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने यही डिस्कस किया था जब पार्ट 1 के बारे में हम बात कर रहे थे। आज हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, जो कि ये करेंगे डिस्कस कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म में जब हमने पार्ट 1 में बात किया था तो उसमें ये बात की थी, ये इसके बारे में आपको बताया था कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म में ट्रांजैक्शन क्या होता है, प्रोप्राइटर क्या होता है, डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, सेल्स क्या होता है। तो इन सभी आज हम उससे आगे बताएंगे कि स्टॉक के बारे में, गुड्स के बारे में, रॉ मटेरियल के बारे में, ट्रेड रिसीवेबल के बारे में, ट्रेड पेबल के बारे में, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, डिस्काउंट के टाइप्स होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। रिबेट क्या होता है, ये भी डिस्काउंट का ही एक पार्ट होता है। वाउचर क्या होता है, बैड डेब्ट क्या होता है, बैड डेब्ट क्या होता है, डेटर्स क्या होता है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 को आप देखिए, समझिए, कोई डाउट है तो आप पूछिए। जैसे कि हम बात करते हैं आज इन्हीं, कितने टॉपिक हो गए, लास्ट क्लास में हमने किए थे 12 टॉपिक पे बात किए थे। आज 15, आज भी 12 के आसपास ही करेंगे। ठीक है, बाकी 2-4 टॉपिक और ऐड कर देंगे इसमें। तो क्योंकि अकाउंट की लैंग्वेज को स्टडी करने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है बेसिक अकाउंटिंग टर्म और कीवर्ड। मतलब अकाउंट में हम बिजनेस के जो वर्ड होता है, जो लैंग्वेज होता है, उसको हम कैसे अकाउंटिंग में, हम अकाउंटेंसी में, हम बिजनेस में जो उसके वर्ड है, शब्द को हम आइडेंटिफाई करेंगे, समझेंगे, तभी आप अकाउंट को आप राइट कर पाएंगे। क्योंकि जब उस वर्ड के मीनिंग ही नहीं पता होगा कि डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, तो आप सही से उसको अकाउंट को राइट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ, इसलिए वो अकाउंटेंसी मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखवाते हैं। चाहे वो चार्टर्ड अकाउंट लिखता है, अकाउंटेंट लिखते हैं। ठीक है, जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं और आगे जाके सीए या अकाउंटेंट बनते हैं, तो उनको इन सब वर्ड का जब तक नॉलेज नहीं होगा तो उनको ये पता नहीं चल पाएगा कि हमारे बिजनेस में एक्चुअली हो क्या रहा है। तो किसी भी साइट पे, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, उनके वर्ड का बारे में पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसलिए आज हम बात कर रहे हैं उससे, पार्ट 1 में जो किए थे उससे आगे की टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं कि बेसिक अकाउंटिंग में। अब इसमें पहले बात करते हैं गुड्स। गुड्स क्या होता है? गुड्स मतलब वो होता है जो बिजनेस के अंदर डील किया जाता है, जो सेल्स परचेज में डील किया जाता है। कि बिजनेस में क्या करते हैं, दो चीज होता है, ये सेल्स परचेज, इसके अलावा क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। तो इसके बारे में डील किया जाता है। तो गुड्स क्या होता है इसके बारे में हम आज बताएंगे। इससे आगे भी हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो गुड्स मीन्स ये होता है कि जब बिजनेस चलता है, क्या होता है, जब बिजनेस चलता है, मतलब जब बिजनेस के अंदर क्या होता है, परचेज और सेल्स होता है। ठीक है, और क्या बेचते हैं, ये गुड्स ही बेचते हैं। ठीक है, यदि आपका बिजनेस टीवी के शोरूम का है तो टीवी आपके लिए क्या है, गुड्स है। यदि आपका बिजनेस समोसा बेचते हैं, हलवाई हैं, तो उनका मिठाई वगैरह क्या उनके लिए गुड्स हैं। यदि आपका बिजनेस केक का करते हैं, पेट्री केक बेकरी की शॉप है, आपके लिए गुड्स है। मतलब जो बिजनेसमैन जिस टाइप के बिजनेस करते हैं उनके लिए वो क्या कहलाते हैं, वो गुड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो सेल्स करते हैं, ये परचेज करते हैं, इन्हीं का बिजनेस डीलिंग चलता है और इन्हीं का क्या कहते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो गुड्स जो होता है उनके लिए, ठीक है, तो वर्ड्स करते हैं गुड्स। और नोट में क्या लिखा है गुड्स के बारे में हम देख लेते हैं। तो आप देखेंगे गुड्स का मतलब क्या होता है। गुड्स के बारे में ये बताया गया है कि गुड्स जो होते हैं बिजनेस में, जो डे टू डे क्या करते हैं, आप सेल्स करते हैं।
उसे गुड्स कहा गया है। गुड्स के बारे में मतलब जो बिजनेस के अंदर डील्स होता है, जो ट्रांजेक्शन होते हैं, वो क्या करते हैं, गुड्स को ही हम करते हैं। अब नोट्स में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुड्स के बारे में आप पेज नंबर 2.9 बुक वैल्यू डेटा एंट्री, ठीक है। तो उसके बारे में हम जरा पता कर लेते हैं क्या होता है। वर्क इन प्रोग्रेस गुड्स कह रहे, देखो क्या लिखा हुआ है, गुड्स के बारे में लिखा है कि आर द फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड दैट आर परचेज टू बी सोल्ड। क्या करते हैं, ये फिजिकल आइटम होते हैं जो आप क्या करते हैं, आप पहले परचेज करते हैं और फिर को क्या करते हैं, हम सेल करते हैं। तो जो फिजिकल आइटम होता है मतलब जिनको आप टच कर सकते हैं, जैसे आपकी टीवी के शोरूम में आप टीवी क्या करते हैं, उनको सेल करते हैं, ठीक है। तो ये गुड्स कहलाता है। अब इसी का एक और आ जाता है कि कभी भी हम जब भी बिजनेस में गुड्स परचेज करते हैं तो हम गुड्स का नाम नहीं लिखते हैं। आपको समझना है सिर्फ कि गुड्स को नहीं लिखा जाता है बल्कि परचेज के अकाउंट को बनाया जाता है। तो आगे हम और डिस्कस करेंगे इस बारे में। फिलहाल इसमें गुड्स क्या होता है, एक फिजिकल आइटम होता है जो भी हम सेल्स करने के लिए हम बिजनेस में क्या करते हैं, इसको परचेज करते हैं। अब सेकंड आता है स्टॉक या इन्वेंट्री। स्टॉक का मतलब होता है बिजनेस में क्या होते हैं, जिसको आप परचेज करते हैं। ये 2-3 टाइप से हो सकते हैं। रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, सेमी फिनिश गुड और WIP। अब है स्टॉक 2 टाइप से होते हैं। पहला होता है ओपनिंग स्टॉक और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। देखो ओपनिंग स्टॉक का मतलब ये होता है कि जब आपने, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो कि जब आपने बिजनेस आज स्टार्ट किया, ठीक है, तो आज स्टार्ट किया तो आज की डेट में जो भी चीज आपने परचेज किया, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, ओपनिंग स्टॉक। और शाम तक जो बच गया वो क्या बचा, क्लोजिंग स्टॉक। फिर वही अगले दिन क्या हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक, फिर शाम तक क्या बन जाता है, वो क्लोजिंग स्टॉक। तो इसी प्रकार डे टू डे, मंथ बाय मंथ और ईयर बाय ईयर ये चलता रहता है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो समझ में आया। ओपनिंग स्टॉक मतलब ये जब आपने आज सुबह दुकान ओपन किया तो आपने देखा कि कितने आपके पास 100 टीवी हैं, कितने 100 टीवी हैं, ठीक। फिर आपने कुछ परचेज भी किया होगा, फिर आपने देखा कि शाम को कितने 80 टीवी है, कितने हैं 80 टीवी है, ठीक है, मतलब 20 टीवी क्या हो गया, 20 टीवी सेल्स हो गया। तो ये आपका था ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अब जो बच गया वो क्या बचा, वो बच गया क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग समझ में आ गया। 20 टीवी क्या होगी आपकी, सेल्स हो गई। तो कई बार पूछ लिया जाता है MCQ में ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। तो समझ में आया स्टॉक क्या होता है। अब आए कि स्टॉक में भी कई टाइप से हम यूज करते हैं। स्टॉक में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, स्टॉक या फिर इन्वेंट्री कहते हैं, इन्वेंट्री को ही स्टॉक कहा जाता है, ठीक है। तो अब इसमें आते हैं कुछ रॉ मटेरियल। जैसे फैक्ट्री में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाता है। जो फैक्ट्री होता है, कारखाने होते हैं, वहाँ पे क्या सामान को बनाया जाता है। जैसे टीवी है, कहीं पे टीवी बनाया जाता है और बेचा कहा जाता है, शोरूम के अंदर बेचा जाता है। तो ठीक उसी प्रकार क्या होता है, तो रॉ मटेरियल होते हैं, ठीक है। टीवी को बनाने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए होता है, तो क्या बोलते हैं, जिसे कच्चा पदार्थ मतलब रॉ मटेरियल, तो उसे रॉ मटेरियल कहते हैं। वो भी स्टॉक का ही पार्ट होते हैं, ठीक है। उसमें कई प्रोसेसेस के बारे में बताया, जैसे आपको क्या पता था, अकाउंट क्या होता है, एक वन टाइम नहीं होता बल्कि ये एक्टिविटी होता है, ठीक है। एक्टिविटी वन टाइम होता है और अकाउंट क्या एक प्रोसीजर, एक प्रक्रिया है। मतलब एक पहला स्टेज कंप्लीट होता है, दूसरा तैयार होता है, दूसरा तीसरा क्या बनता है, फिनिश गुड बनता है। तो इस प्रकार तो रॉ मटेरियल है, ठीक है, रॉ मटेरियल जो कच्चा माल खरीदा जाता है। फिर आता है फिनिश गुड, मतलब जब रॉ मटेरियल से क्या बनाया जाता है, फिनिश गुड। फिर आता है सेमी फिनिश गुड, मतलब जो भी कंप्लीट नहीं है, मतलब आधा बना हुआ है, ठीक है, मतलब आधा काम पेंडिंग है। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, मार्कर में इसका मार्कर तो बन गया है बट इसमें इंक डाली बाकी है, ये इसका कैप का काम होना बाकी है। तो ये क्या है, सेमी फिनिश। अगर ये पूरा कैप लग गया इसमें तो ये क्या बन गया, ये
रेडी फॉर यूज, मतलब ये फिनिश प्रोडक्ट हो गया, ये मार्केट में बेचने के लिए अवेलेबल है, इसे आप परचेज करेंगे और आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सीमित। फिर एक होता है WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। इसे क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब कि वो अभी इन पे काम जारी है, कंटिन्यू जारी है। जैसे आप कभी बार अब रोड पे जाते हैं तो कहीं गड्ढा खोद के रखता है, ठीक है, वहां पे जो वो हेलमेट पहन के सेफ्टी के साथ क्या करते हैं, वो रोड पे पाइपलाइन का काम, या पानी के पाइप का काम, या गैस लाइन का, गैस के पाइपलाइन का काम चल रहा। तो वहां क्या लिखा रहता है कि कार्य प्रगति पे है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। तो रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड और वर्क इन प्रोग्रेस, ये भी एक स्टॉक के अंदर ही आते हैं, इन्वेंटरी के अंदर। तो इनको भी, ये हमारे लिए क्या होते हैं, ये स्टॉक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके नोट्स में क्या लिखा हुआ है स्टॉक के बारे में देख लेते हैं कि स्टॉक इंक्लूड गुड्स अनसोल्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट। स्टॉक में बी ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। द टर्म ओपनिंग स्टॉक मीन्स गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉक के बारे में क्या जाता है, इसमें रॉ मटेरियल भी आ जाते हैं, फिनिश गुड भी आ जाते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, टेंजिबल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये टेंजिबल स्टॉक होते हैं। आपका ओपनिंग स्टॉक के बारे में, फिर ओपनिंग स्टॉक इन हैंड इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, इन अदर वर्ड्स। ठीक है, इट्स स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, पिछले साल में जो क्लोजिंग बच गया, इस साल क्या होगा, ओपनिंग होगा। तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, इसके अंदर रॉ मटेरियल आते हैं, फिनिश गुड आते हैं, सेमी फिनिश गुड आते हैं और वर्क इन प्रोग्रेस आते हैं। तो यहाँ तक हमारा जितने भी थे सारे क्या चीज के बारे में थे, ये स्टॉक के बारे में थे। आपको इस वर्ड को समझना है कि फिनिश प्रोडक्ट क्या होता है, जो हम उसे हम डायरेक्टली परचेज करने के बाद यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेमी फिनिश क्या होता है, जो अभी तक आधा बना हुआ है, ठीक है, आधा काम बाकी है। फिर आता है रॉ मटेरियल, क्या होता है, जो फिनिश प्रोडक्ट को बनाने में प्रोडक्ट यूज किया जाता है, वो रॉ मटेरियल कहलाता है। फिर आता है वर्क इन प्रोग्रेस, जिस पर अभी काम चल रहा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सेल्स। अभी बताया था कि बिजनेस में क्या है, सेल्स का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी से क्या होता है, बिजनेस में इनकम आता है, रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है, तो सेल्स, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल, लास्ट टॉपिक में भी बताया था कि सेल्स का मतलब क्या होता है, जब हम बात करते हैं टोटल सेल। टोटल सेल का मतलब होता है आपने जो कैश में सेल किया और क्रेडिट में सेल किया, और क्या बेचा जाता है, आप इन्हीं प्रोडक्ट को बिजनेस में सेल करते हैं। जैसे आप टीवी है, टीवी का आप बेचेंगे, उससे क्या होगा, पैसे आएंगे, तो वो सेल्स कहलाएगा। ठीक है, तो सेल्स ये बिजनेस में रेवेन्यू अर्न करने में यूज किया जाता है, ये बिजनेस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर बिजनेस में कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है तो सेल्स सबसे पहले होगा, क्योंकि बिजनेस जब सेल्स ही नहीं होगा, क्या वो क्या बिके, क्या बताया था लास्ट में, क्या बिके, ये तो गुड्स, या फिर क्या बिकेगा, सर्विस, ये तो वस्तु और सेवा। यही लाइफ में दो चीजें परचेज की जाती है। आप बैंक जाते हैं, कार के शोरूम जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको चाय नाश्ता दिया जाता है ना, तो वहां पे आपको सर्विस मिलता है। लेकिन आप वहां पे परचेज करने जाएंगे तो क्या बिकेगा आपको, कार, बाइक। ठीक है, तो ये तो गुड्स बेचेंगे या फिर सर्विस। इसमें हम अपने क्या लगा है, हमारे इसमें क्या लगता है, GST, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, तो GST चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। तो यहाँ पे सेल्स, कैश सेल और क्रेडिट सेल, जिसको क्या बन जाता है, टोटल सेल्स। ठीक है, तो बिजनेस में सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल्स का, उसके बाद आता है अकाउंट्स का। ठीक है, अकाउंट का महत्वपूर्ण रोल इसलिए है क्योंकि इससे बिजनेस का क्या पता चलता है कि बिजनेस की पोजीशन क्या है, बिजनेस की स्थिति क्या है, बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, इसलिए बुक्स ऑफ अकाउंट लिखा जाता है। ठीक है, तो अपनी गुड्स क्या होता है समझ में आ गया कि गुड्स क्या होते हैं, एक टेंजिबल आइटम होते हैं, ये बिजनेस में डीलिंग के लिए यूज किया जाता है। ओपनिंग स्टॉक बता दिया, क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, सेल्स भी हो गया। अब है ट्रेड रिसीवर। ठीक है, यहाँ पे एक चीज बता देते हैं कि सेल्स में जो कैश सेल में क्या होता है, हैंड टू हैंड पैसा आ जाता है। ठीक है, तो इसे कैश सेल कहते हैं। लेकिन कैश सेल जो होता है, जो कैश में सिर्फ आइटम बेचते हैं, उनका बिजनेस काफी छोटा होता है, उनके कस्टमर बहुत ही कम होते हैं, इसलिए क्रेडिट सेल भी यूज किया जाता है, क्योंकि उनको उधारी पे दिया जाता है। कितने, अकॉर्डिंग टू बिजनेस की पॉलिसी होती है, कितने, मिनिमम 45 डे होता है। मतलब यदि आपने किसी से परचेज किया माल, ठीक है, तो 45 के डे के बाद आप पेमेंट
कर सकते हैं, क्रेडिट पॉलिसी होती है। तो इसलिए बिजनेस को ज़्यादा मात्रा में अगर बढ़ाना है, बड़े स्केल पे लेकर जाना है, तो उसमें क्रेडिट सेल आपको करनी पड़ेगी। अब है कि टोटल सेल, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। तो जब क्रेडिट सेल करते हैं तो हमारा क्या बनता है, डेटर्स। डेटर्स है ना, मतलब हमें से पैसे लेने होते हैं और ये हमारे लिए क्या होते हैं, ये एसेट होते हैं। क्या होते हैं, असेट। और किस टाइप का एसेट है ये, करंट एसेट। लास्ट क्लास में बताते हैं एसेट टू टाइप से होते हैं कि फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट। ठीक है, तो डेटर्स क्या होता है हमारा, करंट एसेट होता है। ये कब होता है, जब उधार में प्रोडक्ट आप किसी को बेचते हैं तो वो पैसा देता है तो कुछ टाइम के बाद में देता है, तो क्या बन जाता है हमारे लिए, डेटर्स। इसी प्रकार सेल्स, इसी प्रकार हम परचेज करते हैं तो हम उधारी में परचेज करते हैं तो क्या बन जाता है, हमारे लिए क्रेडिटर बन जाते हैं, हम क्रेडिटर बन जाते हैं। तो बिजनेस में डेटर्स और क्रेडिटर है, लास्ट क्लास में भी बताया था। तो ध्यान रखिएगा, डेटर्स कब बनते हैं, जब उधार में आप सेल्स करते हैं, और क्या बनते हैं, क्रेडिटर। क्रेडिटर जब बिजनेस किसी से उधार में परचेज करता है तो वो क्या कहलाता है, क्रेडिटर। डेटर करंट एसेट्स के अंदर आता है और क्रेडिटर करंट लायबिलिटी के अंदर आता है। ठीक है, आज नहीं तो पैसा बाद में देते हैं। तो सेल्स समझ में आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से ट्रेड रिसीवर। देखो ट्रेड क्या है, रिसीवर मतलब जो बिजनेस में पैसे आएंगे और किन किन से लेना है। तो इसमें क्या आ जाता है, डेटर्स और बीआर, बिल्स रिसीवर। यहाँ एक नया वर्ड आया है, ट्रेड रिसीवर में क्या आएगा, डेटर्स और प्लस बीआर। अभी मैंने बताया क्या होता है डेटर, जब आप किसी को उधार में माल बेचते हैं, जब सेल्स करते हैं तो कहलाता है डेटर, और प्लस बीआर। बीआर का मतलब होता है बिल रिसीवर। कई बार क्या होता है कि आपको उधार में बेचने के बाद सही टाइम पे पैसा आपको मिल जाए तो एक क्या कराते हैं उनके, एक उनको उनसे क्या करते हैं, एक पर्ची लिखवा लेते हैं। ठीक है, एक पर्ची लिखवा लेते हैं कि हम आपको 45 डे के बाद या 4 महीने के बाद या 5 महीने के बाद विद इन 1 ईयर के अंदर हमको क्या करेंगे, आपको पैसे देंगे। तो वो कहलाता है हमारे लिए बीआर और हमारे लिए एसेस होता है। मतलब मान लीजिए आपने 1 लाख का माल बेचा, ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई अभी पैसे हम नहीं दे पाएंगे, तो आपको डाउट है कि वो पैसे अगर टाइम पे नहीं देगा तो आप क्या करेंगे, तो आपको प्रूफ तो होना चाहिए। तो इसलिए क्या लगते हैं, पर्ची लिखवा लेते हैं, पर्ची साइन कर लेते हैं। इस पे परचेज करने वाला और सेल्स करने वाला दोनों क्या करते हैं, वो साइन करता है, तो वो क्या कह जाता है आपके लिए, बीआर, बिल्स रिसीवर। ठीक है, तो ये कहलाते हैं बिल्स रिसीवर। तो इसमें आता है, इसी को क्या बोलते हैं, मतलब डेटर्स और प्लस बीआर को ऐड कर दो क्या बन जाता है, ट्रेड रिसीवर। ट्रेड में व्यापार के अंदर जो व्यापार में पैसे आएंगे। तो कहा गया कि द अमाउंट रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस render in the ordinary course of business starting differently. It is the amount due from the customer of the enterprise. Trade receiver is a sum total of debtors and bills receiver. क्या कहा कि टोटल ऑफ डेटर्स, ठीक है, और बिल रिसीवर, ये सारे क्या होते हैं, ट्रेड रिसीवर होता है। ठीक इसी का अपोजिट क्या होता है, ट्रेड पेबल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, ट्रेड पेबल, मतलब आपको जब देना होता है पैसा, है ना। जब आपने किसी को उधार में बेचा तो डेटर बन जाता है, जब आपने परचेज किया क्या बन जाता है, क्रेडिटर, और आपकी लायबिलिटी, आपकी क्या हो जाती है, लायबिलिटी हो जाती है। तो ये क्या हो जाता है, ट्रेड पेबल, मतलब क्रेडिटर प्लस बीपी। यहाँ देखो डेटर प्लस बीपी बीआर आया, आपको पैसे लेने हैं, और यहाँ पे आपको क्या बने, पैसे आपको देने हैं। मतलब जब आप किसी रॉ मेटेरियल हुआ या गुड्स हो गया को उधार में परचेज करते हैं तो आपको पैसे देने होते हैं। ठीक है, तो पैसे आपको देने होते हैं तो क्या बनता है, क्रेडिटर हो जाता है। और उनको भी डाउट, जैसे आपने पर्ची लिखवाया उधारी सेल पे, वैसे ही आपने भी किसी परचेज किया तो उनको भी विश्वास होना चाहिए कि भैया इतने टाइम के बाद आपको पैसे मिल जाएंगे। तो वो भी क्या कराते हैं, वो भी आपसे पर्ची साइन कराते हैं, एक नोट बनवाते हैं जो कहलाते हैं बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवर। तो ट्रेड पेबल भी क्रेडिटर प्लस बीपी होता है। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवल और ट्रेड पेबल। ट्रेड रिसीवल कब होता है, जब आप माल उधार में अपने गुड्स को बेचते हैं, और ट्रेड पेबल कब होता है, जब आप उधार में किसी से परचेज करते हैं। दोनों क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, अकाउंटेंसी में
अकाउंट में हमेशा किसी भी ट्रांजेक्शन का ड्यूल इफेक्ट पड़ता है, वन साइड नहीं होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो डबल एंट्री जब बुक कीपिंग करते हैं तो हमेशा सिंगल इफेक्ट नहीं पड़ता, बाकी दूसरा इफेक्ट भी पड़ता है, किससे लिया और किससे दिया। ठीक है, किसको किससे परचेज किया और किसको सेल किया, तो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा जाता है। तो ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल हो गया। अब यहाँ पे एक वर्ड है सेल्स रिटर्न, मतलब देखो नाम से पता चल जाता है क्या, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का मतलब होता है कि अगर आपने किसी को माल बेचा, ठीक है, अगर किसी वजह से आपने रेट ज्यादा लगा दिया, ठीक है, माल सही नहीं पहुंचा या उनको पसंद नहीं आया, या फिर कुछ पसंद आया और कुछ नहीं आया, तो क्या करेंगे, उनमें से आपको सामान वापसी भेज देंगे। उसे क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। मान लो आपने 1 लाख का माल बेचा, ठीक है, उनमें से 20,000 का माल वापसी भेज दिया, तो क्या क्या बन गया, सेल्स रिटर्न। ये कई कारणों से होता है, ठीक, हो सकता है आपने माल सही नहीं भेजा, पसंद नहीं आया, उनको डिफेक्टिव माल पहुंचा, प्रोडक्ट पहुंचा, तो बहुत सारे केसेस होते हैं जिनसे वजह से आपको कस्टमर क्या करते हैं, आपको सामान वापसी कर देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक CN मतलब क्रेडिट नोट, CREDIT, क्रेडिट नोट, मतलब माल आपने जब माल बेचा, ठीक है, और वापस कर दे, क्या बोलते हैं, क्रेडिट नोट कहते हैं। ठीक है, इसको शॉर्टकट में CN बोलते हैं, और इसको रिटर्न इनवार्ड भी कहते हैं। मतलब जब आपने स्टॉक, आपने जब सामान बेचा तो आउट हो गया बिजनेस से, ठीक है, जब सामान आपने बेचा तो क्या हो गया, आउट हो गया बिजनेस से, लेकिन जब वो आया तो क्या, वो सामान वापसी आया। मतलब 4 टीवी बेचा आपने, 4 टीवी क्या हो गया, आउट हो गया, तो वो आउटवर्ड हो गया, लेकिन उनमें से एक टीवी वापस आ गई तो क्या हो गया, इनवर्ड हो गया। इसको रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। इसी का अपोजिट होता है परचेज रिटर्न, मतलब जब आप किसी से परचेज करते हैं, ठीक है, और आपके पास सामान सही नहीं आया किसी वजह से, या ज्यादा आ गए कम आ गए, तो आप वापस भेजोगे, तो ये क्या, इसे क्या बोलते हैं, डेबिट नोट बोलते हैं। सिस्टम में क्रेडिट नोट, वैसे डेबिट नोट, जब परचेज पे आप सामान वापस भेजते हैं तो क्या कहलाता है, वो डेबिट नोट कहलाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। जब सेल का सामान वापसी आता है उसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड, और परचेज किया हुआ सामान जब वापस भेजते हैं तो क्या बोलता है, आउटवर्ड, मतलब सामान क्या हो जाता है, ये आउट हो जाता है। जब परचेज किया था इन किया था, अब क्या करेंगे, आउट कर देंगे। तो ध्यान रखना, सेल्स के टाइम, सेल जब करते हैं स्टॉक जाता है, और सेल का सामान वापस आता है तो स्टॉक इनवर्ड आता है, तो इनवर्ड कहते हैं उसको। वैसे परचेज करते हैं तो इनवर्ड होता है, और जब हम सामान वापसी भेजते हैं तो परचेज आउटवर्ड होता है, मतलब स्टॉक आउट चलाता है। इसे रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। ठीक है, तो आपको वर्ड का ध्यान रखना है, और जो भी काम करना है सारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप करेंगे कि बिजनेस के लिए क्या इनकी एंट्री होगी। तो अब इसे वर्ड को, इनके कीवर्ड को समझना है कि इनके मतलब क्या होता है। अब बात करते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट हर किसी को क्या चाहिए आज के डेट में मार्केट में, डिस्काउंट। अगर आप कुछ भी परचेज करने जाते हैं बिजनेस मार्केट में, चाहे क्लोथिंग हो, कपड़े हो, अपैरल्स है, टीवी है, आप कार बाइक खरीदने जाते हैं तो क्या मांगते हैं, आप मुझे कहते हैं भैया कुछ डिस्काउंट चल रहा है क्या, मतलब डिस्काउंट हो गया, जैसे क्या चॉकलेट की तरफ, है ना। और सेल्समैन ने कहा भैया नहीं ये 1 लाख का सामान है, तो आपने क्या निकलता है, कुछ स्कीम चल रहा है, कुछ डिस्काउंट चल रहा है। तो उसी प्रकार बिजनेस में क्या चलता है, डिस्काउंट चलता है। डिस्काउंट भी 2 टाइप से होते हैं, पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट। दोनों में अंतर होता है, दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। तो डिस्काउंट जो वर्ड है, ठीक है, इसका मतलब होता है छूट, कुछ जो सेल्स प्राइस होता है उसमें से कम प्राइस पे, मान लो 1 लाख की सेल प्राइस है, 10,000 डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, तो आपको कितना पैसे पे करना है, आपको 90,000 रुपये पेमेंट करनी है। तो इनमें डिस्काउंट 2 टाइप से होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट को बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता है एट द टाइम ऑफ परचेज, क्योंकि ये अधिक मात्रा में जब आप परचेज करते हैं तो क्या क्या कहलाता है, आपको उसी टाइम आपको डिस्काउंट दिया जाता है, तो वो कहलाता है आपका ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है,
कैश डिस्काउंट एट द टाइम्स ऑफ पेमेंट, जब कस्टमर से पैसे लेने होते हैं। जब आपने उधार में माल बेचा, क्या बन गया? डेटर। अब इनसे पैसे आपसे लेने हैं, तो आपको पैसे की नीड होती है, तो उनको क्या करते हैं? हम लालच देते हैं एट द टाइम्स ऑफ पेमेंट के टाइम पे। कहते हैं चलो ठीक है, हम आपको 5% क्या देते हैं? डिस्काउंट। अगर 1 लाख रुपये आपसे पैसे लेने हैं तो आप मुझे कितना दे दो? आप 95% दे दो। तो जो जिसने हमसे परचेज किया है, ठीक है, तो उनको भी एक मिल जाता है, चलो भैया अभी पैसा देते हो, क्या मिल जाता है हमें? डिस्काउंट मिलेगा, 5,000 रुपये बच जाएगा। और आपके पास क्या फायदा होगा कि आपको 3 महीने बाद, 4 महीने बाद पैसे मिलने वाले थे, वो आपको समय से पहले मिल जाता है, बल्कि कुछ नुकसान उठा के। क्योंकि कैश डिस्काउंट क्या होता है? आपने 5,000 रुपये डिस्काउंट दिया, आपका लॉस हो गया, लेकिन आपके पास पैसे आ गए, है ना, 4 महीने बाद आते हैं, लेकिन पैसे की जरूरत आपको अभी है, तो आपको एक थोड़ी सी बेनिफिट लेने के लिए आपको लॉस सहना पड़ता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में। कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, बल्कि ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता बुक्स ऑफ अकाउंट में। अगर फॉर एग्जांपल आपने 2 लाख का सामान खरीदा, तो आप अधिक मात्रा में जब सामान खरीदते हैं, ठीक है, बल्क क्वांटिटी आप परचेज करते हैं, तो वहां पे आपको ये कहा जाता है चलो भाई 10,000 का डिस्काउंट देते हैं। आपको कितना देना? 1,90,000। मतलब ट्रेड डिस्काउंट में यदि आपने 2 लाख का माल खरीदा, तो यहाँ पे वो क्या बोला? लो भैया ठीक है, आपको 10,000 रुपये क्या देते हैं हम? डिस्काउंट। तो आपको जो पैसे कितना देना है? 1,90,000। तो ये जो 10,000 है, इसको नॉट रिकॉर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, बट कैश डिस्काउंट का रिकॉर्ड किया जाता है। कई बार पेपर में थ्योरी में पूछ दिया जाता है, क्वेश्चन राइज कर देते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या अंतर है। मतलब कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में क्या अंतर है, आपको ये 2-4 टॉपिक में देखा जाता है। पहला क्या है? ट्रेड डिस्काउंट को नॉट रिकॉर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में, मतलब अकाउंट में लिखा नहीं जाता है, ठीक है। उससे पहले उसकी एंट्री को माइनस कर दिया जाता है। कहाँ पे देखो, 2 लाख रुपये हमने परचेज किया, तो 10,000 हमें क्या मिल गया? टीडी, मतलब ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, तो हमें 1,90,000 रुपये देने हैं। तो ये तो स्टार्टिंग में ही हो गया, इसे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने किसी को उधार में माल बेचा, जैसे यहाँ पे मैं मानता हूँ मिस्टर एक्स को हमने 1 लाख रुपये बेचा, तो इनसे 5,000 रुपये लेने हैं। 1 लाख रुपये लेने हैं, 5,000 के क्या दे दिया हमने? सीडी दे दिया, क्रेडिट डिस्काउंट। तो हमें कितना मिलेगा? 95,000। तो इसको, ये हमारे नुकसान है, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि एट द टाइम्स ऑफ पेमेंट, रिसीव के टाइम पे, ठीक है, दोनों में अंदर है। ट्रेड डिस्काउंट परचेज के टाइम पे, जब बल्क क्वांटिटी परचेज करते हैं तो उस टाइम दिया जाता है, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, बल्कि कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है। तो समझ में आया, डिस्काउंट 2 टाइप्स होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, ठीक। अगला आते हैं रिबेट। इसी का एक मिलता जुलता शब्द है, नाम ही रिबेट। रिबेट का मतलब ये होता है कि रिबेट, जब आप कई बार कोई माल बेचते हैं, ठीक है, तो कस्टमर आपसे कॉल करता है कि माल ठीक नहीं है, अपने जो आइटम भेजा है, प्रोडक्ट जो भेजा है, ये हमारे पास डिफेक्टिव आ गया है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि हमारा माल वापिस नहीं आए, लेकिन क्या करते हैं, हम इसे कुछ प्राइस में क्या करते हैं, हम कमी कर देते हैं। जैसे कि अब वापिस आएगा, हम फिर किसको बेचेंगे? लाने के खर्चा, ले जाने के खर्चे, रिक्शा लगेगा, ठेले का भाड़ा लगेगा, है ना, टेम्पो किराया। तो इससे हम क्या करते हैं, हम कहते हैं चलो भैया ठीक है, आपको हमने, यदि एक क्वांटिटी का प्राइस 10 रुपये था, समझना बात यहाँ से, यदि एक क्वांटिटी का प्राइस 10 रुपये था, ठीक है, अब वापसी भेजेंगे, किराया लगेगा, इससे क्या करते हैं, आप उसको 9 रुपये में दे, मतलब आपसे हम 9 रुपये के हिसाब से दे दो, मतलब 1 रुपये का नुकसान, ताकि वो वापिस ना आए। तो जो 1 रुपया का जो डिस्काउंट दिया गया, उसी को क्या बोलते हैं, एक रिबेट कहते हैं। मतलब ये हमारे प्राइस में कमी कर देता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं रिबेट। तो डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट और रिबेट, मतलब ये क्या करते हैं, आफ्टर सेल्स करने के बाद वापसी माल ना आए, तो हम 1-2 रुपये की हम कमी कर देते हैं पर क्वांटिटी के हिसाब से, ठीक है, डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट है। तो अब इनके लैंग्वेज देखिए ना, थ्योरी में क्या लिखा गया है, अब नोट्स को आप देखिएगा, ठीक है। तो डिस्काउंट इज द reduction in the price of the goods from the amount to be paid to a customer by the enterprise, ठीक है। डिस्काउंट क्या होता है, कमी करता है प्राइस में। डिस्काउंट अलाउ में भी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, अभी आपको बताया क्या होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दो होते हैं।
Trade discount is the reduction in price by the seller to the purchase or goods when the buy goods of certain quantity और value। क्या करते हैं, जब अधिक मात्रा में आप क्या करते हैं, वैल्यू या क्वांटिटी है, आपने 1000 क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, ठीक है, आपने 2000 क्वांटिटी परचेज तो बल्क क्वांटिटी कर रहे हैं, तो वहां पर आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, सेल्स आर रिकॉर्डेड एंड नेट वैल्यू, सेल्स माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, सिमिलरली परचेज आर रिकॉर्डेड बाय द परचेजर नेट वैल्यू, परचेज माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अब देखें कैश डिस्काउंट क्या होता है। कैश डिस्काउंट क्या है, कैश डिस्काउंट इज द अमाउंट, इज द डिस्काउंट अलाउ फॉर टाइमली पेमेंट। मैंने पहले बताया ये टाइमली पेमेंट के लिए आपको टाइम पे मिल जाए, इसलिए उन्हें लालच देते हैं कि चलिए आपको कुछ परसेंटेज मतलब कुछ नुकसान अपने आप को पहुंचा के आप अपने पैसे क्या करते हैं, रिकवर करा लेते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो समझ में आया। अब अगला है rebate. It is a reduction in price allowed by the seller of good after the goods have been sold. Starting differently, rebate is offered and allowed on sale completed in the past. It is allowed for the region other than from which trade discount is allowed. For example, discount allowed because of poor quality of goods, है ना। मैंने यही तो कहा कि कई बार डिफेक्टिव माल चला गया, थोड़ी क्वालिटी जो चाहिए था वो नहीं दे पाए, है ना। मान के लो आपने 100 रुपये वाला पीस चाहिए था, आपने उसको 90 रुपये वाला पीस दे दिया, तो सामान वापिस ना आए तो आप क्या करते हैं, उनको ट्रेड डिस्काउंट सॉरी रिबेट कर देते हैं, प्राइस में थोड़ी सी कम कर देते हैं, उसको रिबेट कहलाता है। ठीक है, अगला है वॉचर। देखो वॉचर मतलब क्या होता है, एविडेंस, है ना। क्योंकि हम जो अकाउंट लिखते हैं, अकाउंटेंट जो बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में किताब जो लिखा जाएगा वो एविडेंस तो होना चाहिए, प्रूफ कि आपने बिजनेस में सेल किया, आपने टीवी खरीदा तो आपको बिल मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वॉचर। माल वापस आया तो क्या बोलते हैं, एक बिल निकालते हैं, जिसे बोलते हैं क्रेडिट नोट। आपने माल वापस भेजा, परचेज किया था, तो आप क्या बनेगा, डेबिट नोट। ये सारे क्या है, ये वॉचर है, तो इसी को आप क्या बोलते हैं, वॉचर। कैश मेमो, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सारे क्या होते हैं, ये वॉचर कहलाते हैं। ठीक है, बैंक में आप जमा कराते हैं, पैसे की रसीद मिलता है, तो जो भी पेपर के रूप में आपको एक एविडेंस मिलता है वो क्या क्या वो सारे वॉचर, चाहे वो कैश मेमो हो, डेबिट नोट हो, क्रेडिट नोट हो, एक्स्ट्रा। ठीक है, ये सारे ये वॉचर के अंदर कहलाते हैं, ये प्रूव होता है। वॉचर इज एन एविडेंस ऑफ ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। एग्जांपल ऑफ वॉचर आर कैश मेमो, इनवॉइस, बिल, रिसीव, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। ठीक है, ये प्रूव होता है, इसलिए बुक्स ऑफ अकाउंट में सारी चीज को रिकॉर्ड किया जाता है कि सेल्स की एंट्री, परचेज की एंट्री, माल वापसी आया, माल जाने की एंट्री, ठीक है, पेमेंट की एंट्री, रिसीव की एंट्री, ये सारी चीजें रिकॉर्ड किया जाता है। तो वॉचर आपको समझ में आया। अब आते हैं बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट का मतलब होता है पैसा डूब गया, बिजनेस का पैसा डूब गया। फॉर एग्जाम्पल ये बैड डेब्ट क्या होता है, ये होता है डेटर से। यहाँ पे समझाने के लिए होते हैं कि ये यहाँ पे बताया था आपको, जब क्रेडिट में हम सेल करते हैं क्या बनता जाता है, डेटर्स। ठीक है, तो एक डेटर्स होता है, मतलब डेटर्स क्या होता है, ये 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है गुड्स डेटर, गुड्स डेटर, और एक होता है बैड डेटर, बैड डेटर। मतलब जब आपने उधार में माल बेचा, ठीक है, तो वो बन गया डेटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ ये कितने थे, 10 लाख रुपीज थे, 10 लाख का माल आपने उधार में बेचा था, डेटर। ठीक है, अब इनमें होते हैं गुड्स डेटर और बैड डेटर। गुड वो होते हैं जो आपको टाइम टू टाइम पैसा दे देते हैं, ठीक है, तो वो क्या क्या कहलाते हैं, गुड्स डेटर। फिर आता है बैड डेटर, मतलब आपका पैसा डूब ही जाएगा, ये टाइम से पैसा नहीं देंगे। तो ये तो पता है कि मुझे 1 लाख का पैसा क्या होगा, हमारा डूब जाएगा, क्या होगा, 1 लाख रुपए का पैसा क्या होगा, डूब जाएगा। तो ये तो पता है कि डूब जाएगा, ये बैड है। बट कुछ जो अच्छे लोग होते हैं उनमें से भी क्या होता है, पैसा हमारा बैड डेट होने के चांस होते हैं। मान के लो कितने, इनमें से बचे 9 लाख, क्या बचे, गुड। 1 लाख तो बैड डेट है, ये डूब ही जाएगा, जो पता है। तो एक होता है 9 लाख क्या, गुड। अब इनमें से आप मान के लो 50,000 क्या होंगे, हमारा 50,000 के पैसा क्या होगा, डूब जाएगा। तो ये कहलाएगा बैड डेट। ठीक है, समझना, गुड डेटर और बैड डेट में भी अंतर होता है डेटर्स में। क्योंकि एक होता है भैया नुकसान तो हो ही जाना है, और एक होता है जिसमें नहीं भी होने का चांस होता है, उसमें भी हमारा रीजन। तो ये क्या कहलाता है, जब हमारे पैसे डूब जाते हैं, उधार में बेचा हुआ पैसे रिकवर नहीं हो पाते, क्या लाते हैं, वो बैड डेट्स
कहलाते हैं और ये हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है, इसके लिए आगे बताएंगे कि बैड डेट बनता है, प्रोविजन बनाते हैं किस पे, डेटर के ऊपर, या आगे हम बताएंगे। तो अभी ये समझो कि बैड डेट क्या होता है, जब हम किसी को उधार में माल बेचते हैं, पैसा नहीं मिल पाता है, तो क्या कहलाता है, वो बैड डेट कहलाता है। ठीक है, और फिर क्या आता है, बैड डेट रिकवर, मतलब डूबा हुआ पैसा अगर वापिस मिल जाए। सोचो आपने पिछले साल किसी को माल बेचा था, ठीक है, 1 लाख का, और आपने क्या मान लिया था, बैड डेट, वो डूब गया। बट इस बार उसका अचानक उसकी ईमानदारी जाग गई, उसको ऐसा एहसास हुआ नहीं भैया किसी के पैसे नहीं रखना चाहिए, टाइम पे देना चाहिए, आपको इस साल आपको मिल गया, तो आपके क्या कहलाएगा, वो बैड डेट रिकवर, मतलब हम आपने जिसने नुकसान मान लिया था बट आपको आपको अब मिल गया, तो क्या होगा, आपके लिए इनकम हो जाएगा, इसको भी किताब में लिखा जाएगा। क्यों, लास्ट ईयर आपने उसको नुकसान मान लिया था, इस साल क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा, इनकम, इसे क्या बोलेंगे, बैड डेट रिकवर। तो ये कहलाएगा बैड डेट रिकवर, मतलब डूबा हुआ पैसा आपको वापस मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है बैड डेट्स के बारे में, क्या, बैड डेट्स इज द अमाउंट ऑन टू द बिजनेस दैट इज रिटर्न ऑफ बिकॉज इट हैज बीन इरिकवर, इट इज लॉस फॉर द बिजनेस। क्या होता है, ये बिजनेस के लिए लॉस होता है फॉर द बिजनेस एंड इज द डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने बताया था ना कि जब जब मैं बताता हूँ आपको यही बताता हूँ कि क्या होता है, हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट। क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट। इसमें हमारा क्या बनता है, इसमें बनता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जब नुकसान हो जाता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं भैया हमारा पैसा डूब गया, जब कितना 50,000 से हमारा डूब गया। अब बैड डेट रिकवर हो गया तो हम क्या लिखेंगे, चलो भाई मान के 40,000 मिल गया, तो क्या हुआ, हमारा फायदा कितने का हो गया, हमारा नुकसान क्यों अभी भी 10,000 का हुआ। तो जब डूब गया तो हम प्रॉफिट लॉस में दिखाते हैं नुकसान में, क्योंकि इस साइड क्या लिखा जाता है, इस साइड लिखा जाता है नुकसान, और इस साइड क्या लिखा जाता है, फायदा। लास्ट क्लास में बताया था किस प्रकार से लिखते हैं, डेबिट साइड में क्या, सारे एक्सपेंस नुकसान, क्रेडिट साइड में सारे इनकम। तो बैड डेट डूबा तो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया, तो वही यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, तो ही प्रॉफिट लॉस में रिकॉर्ड किया जाता है, और जब पैसा वापस आ गया तो हमने इधर इनकम दिखा दी। ठीक है, तो ये कहा जाता है। अब इसी में आता है डेटर, यही आपको बताया, डेटर, गुड डेटर और बैड डेटर। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, ये एसेट्स होते हैं, और नुकसान हमारा हो जाता है क्या, बैड डेट्स हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें थे हमारी, डिस्कस किया हमने। गुड्स क्या होते हैं, स्टॉक क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, जो आज सुबह स्टार्ट किए थे तो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ये शाम तक जो बेचने के बाद बच गया क्लोजिंग स्टॉक, वो अगले दिन क्या, ओपनिंग। जो आज मॉर्निंग में ओपनिंग था शाम को क्लोजिंग बन जाएगा, तो शाम का क्लोजिंग था अगली सुबह क्या बन जाएगा, ओपनिंग। तो ये सर्कल्स चलता रहता है। फिर आता है रॉ मटेरियल, क्या होता है बताए कि रॉ मटेरियल क्या होता है, तो कच्चा माल होता है जो कि फिनिश प्रोडक्ट को बनाने में यूज किया जाता है। फिर आते हैं फिनिश प्रोडक्ट जो बन चुका है, सेमी फिनिश मतलब आधा बना है, वर्क इन प्रोग्रेस जिस पर काम चल रहा है, सेल्स ये बिजनेस में क्या होता है, टोटल सेल क्या होता है, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, ये सारी चीज होते हैं। ट्रेड रिसीवर मतलब जिससे बिजनेस को पैसा लेना है, इसमें क्या आता है, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवर। ट्रेड पेबल क्या होता है, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। सेल्स रिटर्न मतलब जब आपने माल सेल किया आपको वापस आ गया। फिर आता है डिस्काउंट, परचेज रिटर्न मतलब जो आपने परचेज किया किसी वजह से वापस दे दी, फिर क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। सेल्स में इनवर्ड होता है। डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। इसी में डिबेट पता चला। वॉचर क्या होता है, बैड डेट्स और डेटर कितने टाइप होते हैं, दो टाइप से, गुड डेटर और बैड डेटर। तो ये सभी अकाउंट के क्या है, ये की टर्म है। ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म है। तो अगला पार्ट 1 आप देखिए, उसमें सेल्स क्या होता है, परचेज क्या होता है, डेटर क्रेडिटर क्या होता है, प्रोप्राइटर क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है। ठीक है, उन सब के बारे में डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, फिर हम बता देते हैं ड्राइंग क्या होता है। अब इसमें आगे ले लें, 13 हो गया, यहाँ 14 देखिए, ड्राइंग क्या होता है। ड्राइंग का मतलब ये होता है कि जब बिजनेसमैन जो प्रोप्राइटर है, जो बिजनेस में पैसा लगाया है, बताया था मिस्टर रामलाल। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बिजनेस खोला। ठीक है, इन्होंने कितना लगाए, 5 लाख रुपए लगाए। अब जब ये क्या कह गया, ये कैपिटल हो गया। ठीक है, ठीक है,
अब इन्होंने 1 लाख रुपए इसमें से निकाल लिया, तो इन्होंने अपने घर के यूज के लिए निकाला 1 लाख, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग वो होता है, अभी जरूरी है कि वो पैसा ही निकाले, वो वो कैश भी निकाल सकता है और क्या गुड्स भी निकाल सकता है। मतलब अगर उनको खुद को जरूरत पड़ी तो वो गुड्स भी बिजनेस से निकाल सकते हैं, किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। तो ड्रॉइंग का मतलब समझ में आया कि जब मालिक बिजनेस से पैसा निकालता है उसे क्या कहलाते हैं, ड्रॉइंग कहलाते हैं, ठीक है। वो सामान भी निकाल सकता है और बिजनेस में। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है और 15 देखें, डेबिट, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट को डीआर लिखा जाता है और क्रेडिट को सीआर। यही तो आपको पहले ही बताया था कि अकाउंट को लिखने के लिए डेबिट और क्रेडिट का यूज करता है। डेबिट मतलब नाम की पूंजी और क्रेडिट मतलब जमा की पूंजी, ठीक है। तो ये बताया आपको यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। डेबिट साइड में सारे एक्सपेंस लिखे जाते हैं और एसेट्स को, क्रेडिट साइड में सारे इनकम का लिखा जाता है, बिजनेस का। तो आपको ये क्या होता है, ये जो क्रेडिट होता है ये राइट साइड लिखा जाता है और डेबिट होता है लेफ्ट साइड लिखा जाता है। तो इसको डेबिट किया जाता है, बिजनेस के 2 साइड होते हैं अकाउंट्स को लिखने के लिए, ठीक है। अब एक वर्ड है बुक वैल्यू, क्या कहेंगे, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू। देखो नाम का मतलब होता है, बुक वैल्यू का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ परचेज, मतलब जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो उस टाइम उसकी वैल्यू क्या आती है, ठीक है। मान लो आपने 2025 में आपने एक बिल्डिंग खरीदा, कितने का, 10 लाख का, ठीक है। तो इन्हें बोलेंगे एट द टाइम ऑफ परचेज क्या, बुक वैल्यू, मतलब किताब में वैल्यू क्या है। अब 6 साल के बाद इसको बेचोगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2031 में कहता हूँ कितने, 15 लाख की, ठीक है। तो बुक वैल्यू की बात की जाए, ऐसा पूछा जाए कि बुक वैल्यू क्या होगा, तो आपने एट द टाइम ऑफ परचेज 2025 में जो आपने 10 लाख का परचेज किया था वो कहलाएगा बुक वैल्यू, ठीक है। तो इसको भी दिखाया जाता है कहाँ, बैलेंस शीट में, ठीक है। बैलेंस शीट में आपको बताया था कि फाइनल अकाउंट क्या बनता है, क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। तो यहाँ पे एक वर्ड आ गया क्या, 17 नंबर, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब होता है, बैलेंस शीट में ये बताया जाता है कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसकी वित्तीय स्थिति क्या है। देखो बैलेंस शीट इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल और इंटरप्राइज एट ए गिवन डेट which exhibit is assets, liability, capital, reserve and other amounts balanced at the respective book value, है ना। जब बैलेंस शीट आपको बताया था, सबसे पहले क्या बनता है फाइनल अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट बनते हैं, फिर क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर क्या बनता है, फिर बैलेंस शीट, है ना। ये पहले ही आपको बताए थे। डेबिट साइड में सारे खर्चे, क्रेडिट साइड में सारे इनकम। प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड में सारे खर्चे, क्रेडिट साइड में सारे इनकम। फिर यहाँ पे क्या आता है, लायबिलिटी, और यहाँ पे एसेट। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, सारी चीज को लिखा जाता है। लास्ट में क्या होता है बैलेंस शीट में, ये सारे क्या होता है, ये इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। मतलब अगर ये मान के चलो ये 4 लाख रुपये है, ये 4 लाख अगर लायबिलिटी है तो 4 लाख क्या होना चाहिए, ऐसा है। तो ये बताता है कि अपने बिजनेस की जो टोटल एसेट है कितनी है, 4 लाख रुपए है। तो ये फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस के बारे में बताया जाता है, वो सारे बुक वैल्यू पे, ठीक है। फिर इनकम घटी है बढ़ी, वो सारी चीज। तो इसमें एक बताया था कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी तो क्या होता है, ऐसा है। तो ठीक है, ये अकाउंटिंग क्वेश्चन का चैप्टर है, वो बताएंगे। तो कैपिटल क्या होता है, जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं मालिक। लायबिलिटी जब आप उधार लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने परचेज किया था यहाँ पे क्या, सामान उधार में, तो क्या कहलाए, क्रेडिटर, ठीक है। बारह को देती है हमारी क्या है, लायबिलिटी। और जब हमने किसी को माल उधार में बेचा है, क्या कहलाए, डेटर, या क्या कहलाएगा, एसेट में, ठीक है। तो इसी में हमारे आते हैं क्या, इसी एसेट में क्या आते हैं, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। लायबिलिटी में भी हमारे क्या आ जाते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, ठीक है। तो इस प्रकार से आज के लिए इतना ही, ठीक है। बुक वैल्यू पता चल गया कि एट द टाइम ऑफ परचेज बुक वैल्यू। बैलेंस शीट क्या होता है, फाइनल पोजीशन ऑफ बिजनेस को बनाया जाता है। ये हर एक साल अकाउंटिंग पीरियड में बनाया जाता है। हमारे अकाउंट में किताब लिखने की अकाउंटिंग पीरियड को मतलब किस डेट को कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, वो क्या होता है, वो हमारा है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। मतलब 1 अप्रैल का बिजनेस चालू हुआ, 31 मार्च क्या बनाते हैं, इसका हिसाब किताब बनाते हैं। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंटिंग फाइनल अकाउंट बनाते हैं कि ये पता करते हैं बिजनेस में प्रॉफिट है हुआ
या लॉस हुआ। तो ये चीजें होते हैं। और अंग्रेज के हिसाब से देखें तो 1 जैन आने वाला है, तो 31 दिसंबर, तो हमारा ये अकाउंटिंग पीरियड होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च और 1 जैन टू 31 दिसंबर। बट अपने देश में जो फॉलो किया जाता है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च को अपना अकाउंटिंग ईयर माना जाता है। बिजनेस कंटिन्यू चलता रहता है, बुक्स ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन करते रहते हैं। तो ये सभी बेसिक अकाउंटिंग टर्म है, इनको वर्ड को समझिए, कहीं डाउट है तो आप पूछिए। इसे पार्ट 1 और ये पार्ट 2 अगली जो बनाएंगे हम, तीसरा पार्ट में जो बताएंगे उसमें इसके अलावा कुछ और भी रह के हैं जो बताएंगे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है, एक्सपेंडिचर कितने टाइप होते हैं, कैपिटल एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस, ठीक है, इनके बारे में बताएंगे। तो आप इनको देखिए, समझिए, कहीं डाउट है तो आप पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।